गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 292 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 292 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेकेंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है उस प्रश्न का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन वाला है प्रश्न, कौन सा इसमें सही होगा। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है। भूकंप तरंगे आपने पढ़ी होंगी स्कूल में, तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। और आज तक प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, पहला स्टेटमेंट यह है। और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले इन्हीं तरंगों का अनुभव होता है, इसलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। कौन सा करेक्ट है? देखिए, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे, और तीसरी होती है एल तरंगे या सतही तरंगे यानी सरफेस वेव। तो ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसा ही होता है। सी है इसका आंसर। देखिए, भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब भूकंप आता है तो केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित होती हैं। ये भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे, एल तरंगे या सतही तरंगे। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो अपने उद्गम स्थल से चारों ओर गमन करती हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव किया जाता है और इन्हें प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे कहते हैं या कहा जाता है। तो दोनों के दोनों कथन सही हो गए, सी हो गया उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पृथ्वी के कोर के आंतरिक भाग का निर्माण निम्नलिखित में से किससे हुआ है? निकेल तथा आयरन, सिलिका तथा मैग्नीशियम, सिलिका तथा एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है निकेल तथा आयरन से। ए है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी के कोर के आंतरिक भाग का निर्माण निकेल एवं आयरन से हुआ है। इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। और कोर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है। कोर का बाहरी भाग तरल तथा आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। और बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के घनत्व में विभिन्नता के कारण इसको लेहमैन असंबद्धता अलग करती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम और तीव्रता सबसे अधिक होती है? एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग, इनमें से कोई नहीं। किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम लेकिन तीव्रता सबसे अधिक होती है? कौन सी है वो तरंग? वो है एल तरंग। ठीक है, एल तरंग या सतही तरंगे। देखिए, जब पी और एस तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं तो वे एल तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। एल भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है। इसे लव वेव भी कहते हैं। इसका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया है। यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। कौन सी? एल तरंगे, सरफेस वेव। सतह ही पर है, सब कुछ हिला देगी। देखिए, एल तरंगे सतह के समानांतर चलती हैं। किसकी सतह? पृथ्वी की सतह के, और भूकंप का कारण बनती हैं। यह अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे होती हैं। उनका वेग पी और एस तरंगों से बहुत कम होता है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे ज्यादा निकट है? जिब्राल्टर, फ्लोरिडा, वेरिंग, मलक्का। इसका आंसर है वेरिंग जल डमरू मध्य। एग्जाम में बहुत प्रश्न बने वेरिंग जल डमरू मध्य और जिब्राल्टर पर भी बने। वेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को वेरिंग सागर से जोड़ता है और एशिया को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को उनके निकटतम बिंदु पर अलग करता है। तो किस किस को जोड़ रहा है, किस किस को अलग कर रहा है? ठीक है, दो महासागरों को जोड़ रहा है, दो महाद्वीपों को अलग कर रहा है। और वेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की, जो आपको मिलेगा पेड टेलीग्राम ग्रुप में। पांचवा प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है, अंटार्कटिक वृत्त कनाडा के ग्रेट वियर झील से होकर गुजरता है या होकर जाती है। अपने आप में प्रश्न है कि ग्रेट वियर झील कहाँ पर है। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। ये कहाँ है? कनाडा में।
और दूसरा स्टेटमेंट है, आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये ज्योग्राफी वाला जो हमने सेपरेट टेस्ट कराया है उसमें कई बार बताया है। ठीक है, पृथ्वी देखिए थोड़ी टिल्टेड है और ये ऊपर की तरफ इसमें आर्कटिक सर्कल है, नीचे की तरफ अंटार्कटिक सर्कल है, उसी की बात हो रही है। तो इधर ही कनाडा है, ग्रेट बियर से होकर गुजरेगा, वो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं इसलिए शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। सीधी पड़ती, लंबवत पड़ती तो इक्वेटर बन जाता ना। तो उसी है इसका आंसर, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यह अपनी पृथ्वी वी से एक रेखा जा रही है 0 डिग्री, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब ऊपर में एक और सर्कल है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। थोड़ा और ऊपर जाओ तो आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त, और ये ऊपर का हो गया उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे। इसने इसी तरह से नीचे जाओगे दक्षिणी गोलार्ध में तो नीचे का हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी, नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। और नीचे जाओगे तो आ जाएगा अंटार्कटिक सर्कल, जैसे कि ऊपर आर्कटिक था। ठीक है, यानी अंटार्कटिक वृत्त और ऊपर आर्कटिक वृत्त। तो विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री, और डिग्री में काउंट करें तो वो ऊपर का 66.5 होता है, नीचे का 66.5 साउथ। विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर लाइन से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक सर्कल के रूप में जानी जाती है। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक सर्कल के रूप में जानी जाती है। नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? उत्तरी ध्रुव रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इसका आंसर है इक्वेटर लाइन यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप तापमान सदैव उच्च बना रहता है और इसी कारण यहाँ वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है। 7वां प्रश्न है, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण निम्नलिखित में से किन चट्टानों से हुआ है? महाद्वीपीय क्रस्ट बना है ग्रेनाइट चट्टान से, सी है इसका आंसर। देखिए, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है और महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है विशाल चट्टानों से। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस पदार्थ से ही होकर गुजर सकती हैं? कौन सी हैं ये? केवल ठोस पदार्थों से ही होकर गुजर सकती हैं। देखिए, जो पी तरंगे हैं वो ठोस और द्रव दोनों से होकर गुजर सकती है। ठीक है, जो एस तरंगे हैं, एस तरंगे, वो केवल ठोस पदार्थ से ही होकर गुजर सकती हैं, तो सी है इसका आंसर। पी तरंगे ठोस के साथ साथ द्रव माध्यम से भी गुजर सकती हैं, तो ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, इसलिए सी है। एस तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे केवल ठोस पदार्थों से ही होकर गुजर सकती हैं। मेरापी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? माउंट मेरापी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है और जावा द्वीप पर इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में जो अंतिम बार विस्फोट हुआ था वो हुआ था 27 जनवरी 2021 को। 10वां प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर के क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है और विश्व के जो अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं वो इसी क्षेत्र में फटते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर के क्षेत्र में घोड़े की नकल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है और विश्व के अधिकांश जो भूकंप आते हैं और जो ज्वालामुखी फटते हैं वो इसी क्षेत्र में फटते हैं, जो प्रशांत महासागर और पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किनारों पर विस्तृत है। ठीक है, प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर विस्तृत है ये क्षेत्र। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो कहाँ का है ये? हवाई का, इटली का, जापान का, अलास्का का? ये है हवाई, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, मोना लोआ अपने क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में दुनिया में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और हवाई में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5,271 वर्ग किलोमीटर है और यह हवाई द्वीप के आधे से अधिक हिस्से का निर्माण करता है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो। इसका जो अंतिम विस्फोट हुआ था वो वर्ष 1984 में हुआ था और वर्ष 1840 के बाद से यह कम से कम 30 बार फटा 1984 तक। 12वां प्रश्न है, कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वेगनर ने निम्नलिखित में से क्या नाम दिया था? देखिए, अर्थ जो पहले थी उस पे जो स्थल रूप था वो जुड़ा हुआ था, पानी इसके इधर उधर था, लेकिन ये स्थल रूप खंड टूट गया, जगह जगह से अलग अलग महाद्वीपों के नाम बन गए। ठीक है, वो स्थलखंड अलग अलग महाद्वीपों के नाम से जाना लगा। जो पानी चारों तरफ था वो बीच में घुस गया इनके। फिर वो पानी को एक विशेष क्षेत्र में महासागर का नाम दे दिया कि ये पैसिफिक है, ये अटलांटिक है, ये इंडियन ओशियन है। छोटा हो गया तो दक्षिण चीन सागर। तो ये जो स्थल रूप जो जुड़ा हुआ था इसको क्या नाम दिया था? वेगनर नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया था इन्होंने पेंजिया। ठीक है, पेंजिया टूटा तो एक भाग टूटा अंगारा लैंड और दूसरा टूटा गोंडवाना लैंड। उसी में अलग अलग महाद्वीप बने। देखिए, वेगनर ने विभिन्न अध्ययनों के आधार पर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया है, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उनके अनुसार प्रारंभ में यानी कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक महान स्थलखंड के रूप में जुड़े थे। उस स्थलखंड का नाम क्या था? पेंजिया। यानी टूटे हुए नहीं थे, वो अलग अलग नहीं थे। और इसके विभाजन के परिणाम स्वरूप वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसके किसके? जब पेंजिया का विभाजन हुआ, उस स्थलखंड का विभाजन हुआ तो अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। नंबर 13 पर आ जाइए, लाल सागर यानी रेड सी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी घाटी का, अपवर्तित घाटी का, अक्षय द्रोणी का, युगाकार की घाटी का। लाल सागर हो गया, काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, एरल सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया। किन किन देशों से सीमा बनाते हैं ये सागर, या किन किन देशों की सीमा इन सागरों से लगी है, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल सागर किसका उदाहरण है? अक्षय द्रोणी का। सी है इसका आंसर। लाल सागर अक्षय द्रोणी का उदाहरण है। लाल सागर का जो निर्माण है वो भ्रंश घाटी के अक्षय द्रोणी के फलस्वरूप हुआ है। नंबर 14 पर आ जाइए, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां होती हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। बी है इसका आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है वो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं, याद रखिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट। नंबर 15 पर आ जाइए, चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत के नीचे से लटकता है, छत से नीचे टपकता है, लटकता है, उसको क्या कहा जाता है? ये स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, ये मैंने कई बार बताया सीरीज में, इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर से नीचे टपक गया वो है स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे से इकट्ठा होकर ऊपर की तरफ जो संरचना चलती है वो है स्टेलेगमाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेलेक्टाइट। देखिए, चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे टपकता है, लटकता है, उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। प्रक्रियाएं कैसे होती है? हम उन संरचनाओं से शुरू करते हैं जो छत से उत्पन्न होती हैं। इसका विकास गुफा के शीर्ष से शुरू होता है और नीचे की ओर जाता है। ठीक है, ऊपर से टपकती है नीचे तक। स्टेलेक्टाइट की शुरुआत खनिज युक्त पानी की एक बूंद से होती है। जैसे जैसे बूंद गिरती है वे पीछे कैल्साइट के निशान छोड़ देती है। कैल्साइट एक खनिज है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। यही कारण है कि यह पानी के संपर्क में रहता है और वर्षों बाद लगातार खनिज बूंदों के पतन के बाद अधिक से अधिक कैल्साइट जमा हो जाते हैं। जैसा इस डायग्राम में दिख रहा होगा कैसे टपक रहा है ऊपर से नीचे। एक डायग्राम होता है जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है ये। नंबर 16 पर आ जाइए, टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें साइनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है, ग्रेनाइट होता है, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा एक प्रकार की मृदा है और इस प्रकार की मृदा में चूना, लोहा और क्ले की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 17, दो स्टेटमेंट वाला कौन सा इसमें करेक्ट होगा? कास्ट प्रदेश यानी कास्ट रीजन का तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जिसका विकास घुलनशील चूना प्रधान शैलों से होता है। कास्ट प्रदेश का नामकरण युगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश
के आधार पर हुआ है, जहां ऐसे स्थल रूप बहुतायत में पाए जाते हैं। कौन सा करेक्ट है इन दोनों स्टेटमेंट में से? ये है, ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, कास्ट प्रदेश का नामकरण यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ, जहां ऐसे स्थल रूप बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी अधिकता में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था और इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल था। ठीक है, पेंजिया टूटा दो भागों में, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में। आपको बताना है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो सारे के सारे हो गए, डी है इसका आंसर। और अंगारा लैंड में क्या बच गया? जो बच गया वो अंगारा लैंड में, यानी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, यूरोप भी। देखिए, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यह शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया तो इसी में, सॉरी अफ्रीका तो इसी में आ गया ना, हाँ इसी में आ गया। अब जो बच गया वो है अंगारा लैंड, और उसमें उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया और यूरोप के भाग शामिल थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महासागरीय, महाद्वीपीय अभिसरण, अपसारी सीमा, रूपांतरित सीमा, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? वो है महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण प्लेट की सीमा, यानी डी हो गया इसका आंसर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए, अंतिम प्रश्न है, और प्रश्न है कि पोलर फ्लीइंग बल यानी ध्रुवीय पलायन बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वारीय बल से, पृथ्वी के घूर्णन से, गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का घूर्णन यानी पृथ्वी की खुद की गति, जब पृथ्वी घूम रही है, टिल्टेड भी है, पृथ्वी झुकी हुई है और घूम भी रही है। और एक है वो घूमते घूमते सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, वो हो गई पृथ्वी की परिक्रमण गति। लेकिन यहाँ जो उत्तर है, यहाँ उत्तर है पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो पोलर फ्लीइंग बल या ध्रुवीय पलायन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, यानी वी करेक्ट हो गया। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, भूमध्य रेखा पर एक उभार है। यह उभार पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। एक वैज्ञानिक हुए अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने महाद्वीपीय बहाव के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव रखा, जिसमें वर्णित है कि पृथ्वी के घूर्णन से भूमध्य रेखा की ओर केंद्र प्रसारक बल पैदा होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेगनर मानते हैं कि पेंजिया की उत्पत्ति दक्षिणी ध्रुव के पास हुई थी। ठीक है, पेंजिया जो टूटा दो भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और ग्रह के केंद्र प्रसारक बल ने प्रोटो कॉन्टिनेंट को अलग कर दिया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? महाद्वीपीय भूमध्य रेखा की ओर खिसक गए। महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर खिसक गए। उन्होंने इसे ध्रुवीय पलायन बल का नाम दिया। वेगनर ने प्रस्तावित किया कि महाद्वीपों के बहाव के लिए, मतलब जो खिसक रहे हैं, क्या क्या जिम्मेदार है उनके लिए? उसके लिए जिम्मेदार है ज्वारीय बल और ध्रुवीय पलायन बल। तो डी है इसका आंसर इस प्रश्न का, बी है इसका आंसर, मतलब पृथ्वी का घूर्णन। तो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आरओ में भी पूछे जाते हैं और पीसीएस में भी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।